हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, हम आज से अपनी सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। आज से डेली इवनिंग में हम सीडीपी की सीरीज़ लगाया करेंगे, ठीक है। और ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे हमारे आने वाले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो या कुछ भी हो, कोई भी अगर स्टेट लेवल टेस्ट है उसके लिए भी। तो ये हम आज से डेली स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह। बुनियादी स्तर मतलब कि जब बच्चा स्टार्ट करता है स्कूल आना तो उसमें उसके लिए मातृभाषा में एजुकेशन देना बेहतर है। क्योंकि नंबर 1 दिखा रहे हैं, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, मतलब बच्चे में आत्मविश्वास आएगा काम करने के लिए। अधिगम को सरल बनाएगा, बच्चे का जो काम है उसको सरल बनाएगा। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, बच्चे की मेंटल जो डेवलपमेंट है उसमें सहायता करेगा। या प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जब भी हम बच्चे के लिए उसकी मातृभाषा में यानी कि जब हम उसकी मदर लैंग्वेज में समझाएंगे तो क्या होगा, वो बच्चा चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएगा, क्योंकि उसके घर में भी वही बातें हो रही हैं उसी लैंग्वेज में और स्कूल में भी वह उसी लैंग्वेज में सीख रहा है। तो उससे क्या होगा, वह अपनी जो उसका नेचर, उसका वातावरण है ना, नेचुरल जो उसका एनवायरनमेंट है, वो उसे उसमें सीखने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शंस हैं, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा अच्छी लिखावट। क्यों, इसका रीज़न फाइंड करते हैं। देखिए, लेखन में स्पष्टता, आप अगर साफ साफ लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, अब आप ये सोचिए मैं बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख दूँ कुछ भी, तो क्या वो अच्छा लगेगा ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए? पूरे ब्लैक बोर्ड में मुश्किल से 6 से 7 वर्ड लिखे गए हैं, वो अच्छा लगेगा? और या फिर छोटे अक्षरों में लिखना, अब या तो आप बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा लिख दें कि बच्चे को दूर से दिखाई नहीं दे रहा है आपने लिखा क्या है, क्या वो ठीक रहेगा? नहीं, आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जब ब्लैक बोर्ड से देखकर कोई भी चीज़ लिख रहा है तो बच्चे को कंसंट्रेट करने के लिए, ब्लैक बोर्ड पर बच्चे को कंसंट्रेट करने के लिए क्या करेंगे, आपकी लिखावट सबसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जब लिखावट अच्छी होगी तो बच्चा देखेगा और उसको काम करने में मन भी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। एक छात्र है, एक स्टूडेंट है जो कि आपकी क्लास में डेली लेट आता है, तो आप क्या करेंगे। नंबर 1 हमारा ऑप्शन है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, यानी कि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, उसे दंड देंगे, उसे पनिश करेंगे हम। थर्ड ऑप्शन, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, मतलब कि हम उसका रीज़न फाइंड करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। नंबर डी, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बहुत से बच्चे हैं वो नंबर डी पर जाएंगे, लेकिन नंबर डी बिल्कुल गलत है। जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। अगर हम एक अच्छे शिक्षक हैं तो हमें हमारे हर स्टूडेंट के बारे में इक्वली पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन है, ये कैसे करता है, कब करता है, क्यों है इसके साथ ऐसा, ये सब हमें फाइंड करना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए। अभिभावकों को सूचित तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि कई बार उसके अभिभावक उस बात को इतनी अच्छी तरह से ना लें, ठीक है। तो उसे दंड देंगे नहीं, जब तक कि आप किसी का कारण नहीं जान लेते आप उसे दंड नहीं दे सकते। तो आप यानी कि टीचर जो बच्चे का वो सेकंड पेरेंट होता है ना, तो आपके लिए उसका कारण जानना है कि वह क्यों देर से आ रहा है। उसके लिए आप उससे बात कर सकते हैं, अगर वह बस से आता है तो उसके बस वाले ड्राइवर से बात कर सकते हैं, उसके फ्रेंड से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। विद्यालय में आपको विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना है, ठीक है। तो कैसे उचित है, अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए। विद्यालय आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे करके हम उन्हें अभिप्रेरित करेंगे। नंबर 1 है हमारा, चुने गए अध्ययन द्वारा
जो आपने कंटेंट जो आपने चूज़ किया है आप उसे पढ़ाकर उन्हें विप्रेरित करेंगे? बच्चा तो बोर हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो। नंबर बी हमारा जो ऑप्शन है, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। हमने एक प्रसंग बना लिया है, एक हमने पूरा पैराग्राफ सा बना लिया है, हम उसको अध्ययन कराएंगे, उसकी स्टडी कराएंगे? नहीं, बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। गहन अध्ययन द्वारा, मतलब आप उसे डीप स्टडी करने को कह दें? नहीं। सस्वर अधिगम द्वारा, मतलब आप बोलकर सिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चा कब हमारा रुचि लेता है? देखिए आप खुद सोच कर देखिए, एक क्लास है, उसमें सभी बच्चे बैठे हुए हैं, आप वहाँ पर गए, अपना काम करने बैठ गए, क्या कोई भी बच्चा कोई काम करने के लिए विप्रेरित होगा? आप बच्चों से कहो ये याद करो बैठकर, कोई याद नहीं करेगा जब तक कि आप खुद उस काम में रुचि नहीं दिखाएंगे। अगर आपको उन्हें याद कराना है, आप उनके साथ साथ उनको याद कराते चलिए। पहले उन्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझाइए, फिर उसके बाद उनके लिए अच्छे से उनको एक्सप्लेन कीजिए उस चीज़ के लिए, फिर उनसे पूछिए ये क्या है। ऐसे अगर आप करेंगे फिर आप कहिए कि इसकी तरह ये करो, है ना, इस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ, दूसरे क्वेश्चन को। तो इससे बच्चा क्या होता है? अभिप्रेरित होगा। मतलब सस्वर अधिगम, मतलब आप उनके साथ साथ बोलिए, उनके अपने साथ साथ सिखाइए आप, तो बच्चा इससे अभिप्रेरित होगा। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, यानी कि बच्चे के अंदर व्यावसायिक कुशलता मतलब बिजनेस करने की जो एबिलिटीज़ होती हैं, यस, बिजनेस की जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको डेवलप करना। सामाजिक जागरूकता का विकास करना, मीन्स जो सोशल अवेयरनेस होती है उसका विकास करना। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, मतलब केवल उनकी परीक्षाएं अच्छे से हो जाएं, सिर्फ इसलिए पढ़ाना। डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी कि उनका जो लाइफ है, उनके जो आगे बिहेवियर है, उनके बिहेवियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए उनको तैयार करना। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यस, इसमें से जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम कभी भी अगर किसी को पढ़ाते हैं तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि बस वो इसलिए पढ़े कि बस पैसे कमाने लग जाए। व्यावसायिक कुशलता क्या है? पैसे कमाने लग जाए। सामाजिक जागरूकता, बस समाज के बारे में जान ले। देखिए एक अच्छा जो क्या कहते हैं हम, कि कभी कोई इंसान भले ही कुछ ना बन पाए लेकिन एक अच्छा नागरिक अवश्य बन जाना चाहिए, है ना। भले ही सबको जॉब तो नहीं मिल जाती है, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन एक अच्छा नागरिक होना बहुत आवश्यक है। तो हमें उसके व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों में जो अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में, यानी कि जो व्यवहार कर रहा है विद्यार्थी उसको किंचित परिवर्तन, यानी कि अगर कुछ परिवर्तन करें अगर हम उसमें, तो सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? कोई बच्चा है वो अवांछित व्यवहार यानी कि बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करता है वो, अब आप उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन की सबसे प्रभावी पद्धति, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं बच्चे में? विद्यार्थी को दंड देना, ठीक है, विद्यार्थी को दंड देकर अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना। अब आप ये बताइए, आपका बच्चा है, अगर कोई स्टूडेंट है कोई, तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे सीधे? आपको पता नहीं है कि वह ऐसा कर क्यों रहा है, आप सीधे दंड दे देंगे? अभिभावकों को ध्यान में लाना, अभिभावकों को तो ध्यान में लाना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो ऐसा काम कर क्यों रहा है। आप उनके अवांछित व्यवहारों के कारणों को ढूंढिए और उपचारों का प्रबंधन कीजिए, है ना। आप उसका गाइडेंस लीजिए आप उसके लिए, और काउंसलिंग कीजिए आप उसकी कि आखिर ऐसा कर रहा है तो कर क्यों रहा है ये, है ना। उस चीज़ को पता लगाने की कोशिश कीजिए। तो हमारा, और उसकी उपेक्षा करना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो आप उसकी उपेक्षा करने लग जाएंगे, नहीं। आपको अवांछित व्यवहारों के कारणों को ढूंढना है और उनका उपचार करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? देखिए अब टीचर्स डे पर आपके लिए कुछ स्टूडेंट अगर एक बधाई पत्र देते हैं
बधाई पत्र मतलब आपको सिर्फ विश करते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक तो ये है फर्स्ट ऑप्शन, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उनके बदले उन्हें शुभकामनाएं देंगे। कुछ नहीं करेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। हम मतलब ह्यूमन नेचर है कि अगर हमें कोई कुछ दे रहा है तो एटलीस्ट हम थैंक यू तो बोलेंगे ही, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे ये तो रॉन्ग हो गया। उन्हें धन्यवाद देंगे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। देखिए बधाई पत्र की यहाँ पर बात हो रही है, बधाई पत्र। हो सकता है कि उसने वो ग्रीटिंग यानी कि कार्ड या बधाई पत्र जो कुछ भी है उसने खुद बनाया हो, आपके लिए कितने प्यार से उसने बनाया होगा, खुद उसने घर पे बनाया हो, मतलब हैंडमेड उसने बनाया हो, तो कितना अच्छा है। अब आप उसे बोलेंगे पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए, तो पैसे तो उसने लगाए ही नहीं है ना। और वैसे भी अगर कोई आपके लिए मतलब कुछ अगर कर भी रहा है तो आप कितने प्यार से वो आपके लिए कुछ करके लाया है और आप उसके लिए सीधे मना कर देंगे, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा सा इससे भी क्या बना रहता है, टीचर की रिस्पेक्ट करता है, ये शो होता है कि बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट करता है। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। अब शुभकामनाएं हम कब देते हैं बताइए। अब आप, मेरा अगर बर्थडे होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे। लेकिन क्या मैं आपको ये कहूँगी हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या मैं भी आपको शुभकामनाएं दूंगी, नहीं। तो उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, बिल्कुल गलत, है ना। तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, देखिए समझने वाली बात है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है, ठीक है, यहाँ पर समझने का क्वेश्चन है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, यह वैयक्तिक असफलता है। देखिए हमारी पद्धति यानी कि हमारा सिस्टम कब असफल होगा, जब सभी विद्यार्थी असफल होते हैं। यदि सभी विद्यार्थी असफल होते हैं, अगर यहाँ पर ये होता जब एक कक्षा के सभी विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो समझा जाता है कि, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये गलत है। शिक्षक असफल है, बिल्कुल नहीं। आप ये सोचकर देखिए कि अगर हमारे क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 में से 39 मेरे पास हो गए हैं और ओनली 1 स्टूडेंट है जो कि हमारा क्या हुआ है, फेल हुआ है, तो मैं क्या इसके लिए ये सोचूंगी कि शिक्षक असफल है, उसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल गलत। ये भी गलत, ये भी गलत। और पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, पाठ्य पुस्तकें अगर असफल होती तो हमारे रिमेनिंग जो 39 स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हमारे पास हो जाते। तो यह एक वैयक्तिक असफलता है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि यह एक वैयक्तिक असफलता है। क्या पता उसने पढ़ा ना हो, ये भी हो सकता है कि उसे किसी वजह से उसके कम नंबर आए हों, ठीक है। तो यह एक वैयक्तिक असफलता है, इसमें पद्धति का, शिक्षक का और पाठ्यपुस्तक का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी स्टूडेंट की, वो क्या है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, है ना, वह अपने उत्तरदायित्व की अनुभूति करता है। ये ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। अब आप हैं स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व, मतलब कोई भी आपके ऊपर अभी कोई काम के कोई उत्तरदायित्व नहीं आए हैं, मतलब कोई भी अभी आपके ऊपर ऐसी कोई घर का कोई ऐसा जिम्मेदारी का काम नहीं आया है। ईमानदारी हाँ होनी चाहिए, सहभागिता किसी काम को करने में आगे आना, सहभाग करना हाँ बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है आज्ञाकारिता, यानी कि आज्ञाकारी ज़रूर होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। अब आप अगर किसी की भी आज्ञाकारिता लिखा है यहाँ पर, ठीक है, अब पेरेंट्स की भी आप आज्ञा मान सकते हैं, टीचर की भी मान सकते हैं। तो आज्ञाकारिता बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आगे के लिए, हमारी वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज, और कल हम फिर अगेन हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। आप पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई और चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं और एक स्टूडेंट है वो आपसे उस सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है, असंबद्ध मतलब उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है उस विषय से
और उस चैप्टर से वह एक क्वेश्चन करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप उसे बिल्कुल परमिशन देंगे कि हाँ भाई पूछो। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। आप ये बताइए, कोई भी बच्चा है तो अगर वह स्कूल में आ रहा है तो क्यों आ रहा है? उसके अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जब बच्चा होता है उसके अंदर जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे या उसे वहीं दबा देंगे? जिज्ञासा को शांत करना टीचर का पहला कर्तव्य होता है, ठीक है। किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है प्रश्न, यदि वह आपको समझ नहीं आता तो आप अपने जो साथ आपके और टीचर्स काम करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को निरुत्साहित, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बच्चे को आंसर ना करें। तो कक्षा के तो मतलब उसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। गैर अनुशासित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में कोई भी चीज़ आई है तो वह गैर अनुशासित नहीं है। बच्चा अगर उल्टी सीधी बात भी पूछ रहा है तो भी आपको बताना है, सही बताना है, क्योंकि अगर वो गलत सोच रहा है कुछ तो आपको उसे सही बताना है। तो गैर अनुशासित कुछ नहीं है, आपको उसे समझाना पड़ेगा। असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? अच्छा, अनुमति भी नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप अपना चैप्टर पढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं सर ये बता दीजिए, मैम ये बता दीजिए, तो नहीं, आप बीच में अनुमति नहीं देंगे। आप उसको क्या बोलेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। मतलब आप उसे बोलेंगे ठीक है तुम्हारा ये क्वेश्चन है, बैठ जाओ, अभी ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, आपका ये प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देंगे, ठीक है। तो कक्षा के आप उसे बोल सकते हैं कि कक्षा के बाद वह आपसे मिले, इस तरह से आप उसे कक्षा के बाद उत्तर देंगे, ओके। तो आप उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, बट अपने जो आप लेक्चर जो आप ले रहे हैं उस चैप्टर के बीच में नहीं, आप उसे बोल सकते हैं कि कक्षा के बाद आकर वो आपसे मिले। चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहीं पर अपना ये चैप्टर मतलब पार्ट 1 CDP के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हम कल फिर से इसके 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।